हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर। तो कैसे हो आप? तो उम्मीद है भाई हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ईसीआई नीट। एंड दिस इज चंचल कुलदीप। मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर बायो, मेनली विशेषकर बायो के अंदर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन के पैटर्न को अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन उठ करके आ रही है। तो मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का जो चैप्टर है उसको एक लेक्चर में आपको खत्म करवा दिया। अब आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो 12वीं कक्षा कक्षा 12वीं का 9वें नंबर का अध्याय है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय का नाम, इस चैप्टर का नाम क्या है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियां। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियां। चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि जो फूड प्रोडक्ट है उनको कैसे बढ़ाया जाए, उस टेक्निक के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। जो फूड प्रोडक्ट है उनको कैसे बढ़ाया जाए, उन टेक्निक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लगातार जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या, वो लगातार बढ़ रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। तो फूड की डिमांड को पूरा कैसे किया जाए, तो इस विषय के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब हमको पता है कि जो फूड है वो किससे लेते हैं? हम फूड किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं और साथ में एनिमल से लेते हैं। प्लांट से वेजिटेरियन किससे लेगा? प्लांट से लेगा। नॉन वेजिटेरियन किससे लेगा? एनिमल से लेगा। तो वही बात है कि प्लांट की अच्छी से अच्छी किस्में बनाई जाए, उत्पन्न की जाए। वो कैसे की जाती है वो ये हम पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो प्लांट की यील्ड कैसे बढ़ाई जाए, नई नई किस्में कैसे बनाई जाए, साथ साथ में हम फूड किससे लेते हैं? पशुओं से लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं ना। तो एनिमल्स का नंबर कैसे बढ़ाया जाए? एनिमल्स का नंबर कैसे बढ़ाया जाए? उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट का नंबर कैसे बढ़ाया जाए? प्रोडक्ट मतलब जैसे दूध हो गया, वो भी तो फूड की तरह हम यूज लेते हैं ना। दही बनाते हैं उससे, अलग अलग और भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उनसे एनिमल्स का नंबर कैसे बढ़ाया जाए? एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी और अमाउंट को कैसे बढ़ाया जाए, वो तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है, जिसका नाम है पशुपालन। तो पशुपालन के अंतर्गत पढ़ेंगे। चैप्टर का दूसरा पोर्शन है या दूसरा पार्ट है पादप प्रजनन। तो पादप प्रजनन के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि पादपों की नई नई किस्में कैसे तैयार की जाए और कौन कौन सी किस्में तैयार की जा चुकी है। तो दो पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जूलॉजी का और दूसरा पार्ट है बॉटनी का, लेकिन दोनों पार्ट में ही आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है जी साहब। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। बिल्कुल है जी साहब। पशुपालन तथा पादप प्रजनन पर होने लागू होने वाले जैविक सिद्धांत खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जी बिल्कुल। और इस चैप्टर में हम अ, भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी, टिश्यू कल्चर, ये भी कुछ तरीके हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फूड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फूड की क्वालिटी को और फूड के अमाउंट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट में दे रखा है टिश्यू कल्चर। अब पहली हेडिंग है पशुपालन। अब देखिए इस चैप्टर में वो चीजें लिखी हुई है जो हम पहले जनरली जानते हैं, जैसे कि डेयरी फार्म बता दिया, तो आप डेयरी फार्म के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। पशुपालन के बारे में आप जानते हो कि कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, उनसे कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वो जहाँ पर भी समझाने की चीजें आएगी वहां पर मैं आपको बता दूं कि आप अलर्ट हो जाए, आप अलर्ट हो जाए। तो पशुपालन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पशुपालन, पशु प्रजनन तथा, लेकिन एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये जो चैप्टर है ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, और इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, इन चैप्टर को आप हल्के में मत ले लेना। चैप्टर ऐसे आप जनरली सुनते हैं ना यार, इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर होता है, लेकिन इनमें से क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज्यादा आते हैं। और एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइनें उठा करके पूछ लेता है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइनें आपको उठा करके पूछ लेता है। तो आपको एक एक लाइन का पता होना चाहिए, आपको एक एक लाइन का पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। तो मेरे साथ बने रहे अगर आपको ये समझना है तो। पशुपालन जो है वो क्या है? पशु प्रजनन तथा
धनवर्धकीय कृषि पद्धति है। मतलब पशुपालन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, पशु प्रजनन पढ़ते हैं कि पशुओं के अंदर प्रजनन की भी अलग अलग टेक्निक होती है। तो कौन सी टेक्निक की हेल्प से पशु की नई नस्ल तैयार की जाए जिससे कि अच्छे से अच्छी नस्लें तैयार की जा सके, और पशुओं का नंबर कैसे बढ़ाया जाए। पशुधन का मतलब क्या होता है, पशुओं का नंबर और पशुओं से मिलने वाला प्रोडक्ट, वही पशुधन है। तो पशुपालन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, पशु प्रजनन पढ़ेंगे, और पशुधन में वृद्धि कैसे की जाए ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और पशुपालन का संबंध कौन कौन से पशुओं से है, अरे उन पशुओं से जो कि मानव के लिए क्या वो लाभदायक होते हैं, और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं लाभदायक। तो उन्हीं पशुओं का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। जैसे कि भैंस हो गया, गाय हो गया, सूअर हो गया, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है, जो मानव के लिए क्या है लाभदायक है। जो मानव के लिए लाभदायक है, मानव उन्हीं को पालेगा, जो लाभदायक नहीं है उनकी तरफ तो देखता भी नहीं है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो उन इसमें कुक्कुट पालन भी आता है, कुक्कुट पालन भी आता है, मतलब मुर्गे मुर्गियों को ये पालना। मत्स्य पालन भी आता है। मत्स्य में क्या होता है, मछलियों, मोलस्का, क्रस्टेशिया जैसे कि प्रोन, क्रेब हो गया का पालन पोषण, उनको पकड़ना, शिकार करना, बेचना आदि शामिल है। अति प्राचीन काल से मानव द्वारा, जैसे कि मधुमक्खी पालन जो भी हम पढ़ेंगे चैप्टर में, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियां, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग अनेक उत्पादों जैसे कि दूध, अंडे, मांस, उनसे रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता आ रहा है। बिल्कुल साहब, जैसे कि हम भेड़ से क्या ऊन प्राप्त करते हैं, जो मधुमक्खियां होती है उनसे शहद प्राप्त करते हैं, मोम प्राप्त करते हैं, बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनसे हम दूध प्राप्त करते हैं। लेकिन एक दिक्कत है साहब, दिक्कत, और उस दिक्कत का निवारण भी हमको करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है साहब, इस वर्ल्ड में जितने भी पशु है उन पशुओं का 70%, 70% पार्ट किसके पास है, इंडिया और चाइना के पास। मतलब जितने भी पशु है ना उनका 70% जो पशु है वो किनके पास है, इंडिया और चाइना के पास। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है, जो टोटल प्रोडक्टिविटी है ना, वो इंडिया और चाइना का उसमें योगदान कितना है, 25%। अरे पशु तो बहुत सारे पाल रखे हैं, पशु तो बहुत सारे पाल रखे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, टोटल 25%। जैसे आप समझिए कि मान लो कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 पशु है, तो उनमें से 7 पशु तो किनके पास है, इंडिया और चाइना के पास। ठीक है, ऐसा मान लीजिए आप कि ये जो 10 पशु है वो टोटल 100 लीटर मिल्क देते हैं। कितने लीटर, 100 लीटर मिल्क देते हैं। लेकिन इंडिया और चाइना से कितना लीटर मिल्क जा रहा है, सिर्फ 25 लीटर। समझे, तो परसेंटेज कितना है पशुओं का, 70%। लेकिन जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो टोटल टोटल वर्ल्ड का कितना प्रोडक्ट दे रहे हैं, सिर्फ 25%। मतलब पशुओं को पालने का जो तरीका है हमारा वो अच्छा नहीं है, पशुपालन की जो टेक्निक्स है वो अच्छी नहीं है, तभी तो प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, प्रोडक्टिविटी जो रेट है वो कम है। इसलिए हमको पशुपालन के तरीके में जो है इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, और वो इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाएगा वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक गणना के अनुसार 70% से भी अधिक पशुधन भारत और चीन के पास, भारत और चीन के पास है। और जो उत्पादों का योगदान है, उत्पादों का योगदान है वो कितना है, सिर्फ टोटल, एक मिनट, टोटल कितना है, 25%। तो मतलब प्रोडक्टिविटी रेट हमारी बहुत ही क्या है, कम है, जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। गुणवत्ता बहुत ही कम है। पशु प्रजनन तथा देखभाल की पारंपरिक पद्धतियों के अतिरिक्त गुणवत्ता तथा उत्पादन में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग करना हमको प्रयोग करना होगा। मतलब पशुपालन के तरीके बदलने होंगे हमको। अब हेडिंग दे रखी है फार्म तथा पशुओं का, फार्म पशुओं का प्रबंधन, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे डेयरी फार्म प्रबंधन। अब डेयरी फार्म प्रबंधन देखिए, मैं आपको पहले बोल करके समझ देता हूँ, फिर आप इसकी रीडिंग लगा लेना,
तो रेटिंग लगाने के बाद में एक एक चीज आपको लाइनें आपको समझ में आएगी, ज्यादा कुछ इसमें समझने का है नहीं। वैसे आप डेयरी फार्म समझते हो, डेयरी फार्म जिसमें जनरली किसको बोला जाता है, भैंस गाय हो गया, गाय हो गई, भैंस गाय भेड़ बकरी, मतलब जिससे जनरली मिल्क मिलता है। तो डेयरी में क्या करते हैं हम, अरे डेयरी फार्म क्या होता है, जिसमें मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो पशु भी तो ऐसे पालेंगे ना जिनसे मिल्क मिलता हो, ठीक है जी साहब। तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मैनेजमेंट का मतलब, अरे उनसे मिलने वाला प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या हो, अच्छी हो। तो हमको मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा डेयरी फार्म का, तभी हमको प्रोडक्ट ज्यादा मिल सकेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी में हमको अच्छी मिल सकेगी। तो इसके लिए पहला तरीका देखिए, आपको पता होगा कि जो पशु है उनकी नस्ल भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग नस्ल के अकॉर्डिंग उनकी जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो भी अलग अलग है और उनकी क्वालिटी भी क्या है, अलग अलग। अगर आपने गाय भैंस की नस्लों का नाम नहीं सुना हो, तो डॉग का तो नाम सुना होगा आपने, डॉग, डॉग का नाम सुना है, कुत्ता। तो जैसे कुत्ते की नस्ल होती है ना, जैसे कि जर्मन शेपर्ड, पामेरियन, ऐसे ही क्या पशुओं की भी, अरे कुत्ते डेयरी फार्म में नहीं पाले जाते, कुत्ते नहीं पाले जाते, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ। तो ऐसे जैसे कुत्ते की नस्ल होती है ना, वैसे गाय की, बकरी की, भैंस की, ऐसे क्या होती है, नस्ल होती है। तो हमको डेयरी फार्म में ऐसे पशुओं का पालना पड़ेगा जिनकी नस्ल क्या हो, अच्छी हो, जिनकी नस्ल क्या हो, अच्छी हो। अच्छी से अच्छी नस्ल वाले पशु पालने पड़ेंगे जिससे कि उनसे मिलने वाला प्रोडक्ट ज्यादा हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी क्या हो, अच्छी हो। साथ में पशुओं को जहां पर रखा जा रहा है, पशुओं को जहां पर रखा जा रहा है वहां का वातावरण अच्छा हो, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, साफ सुथरी जगह हो, जिससे कि उनको कोई बीमारी ना फैले। होता है ना, अरे मान लो कि आपने पशु तो पाल ली, असली नस्ल तो ले आए, लेकिन वातावरण वहां का शुद्ध नहीं है, तो हो सकता है कि वहां पर उनकी डेथ हो सकती है। तो लॉस होगा कि नहीं, अरे जब पशुओं का लॉस होगा तो प्रोडक्ट का भी लॉस होगा। तो जहां पर उनको रखा जा रहा है वो वातावरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उनको जो फूड दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको दिन भर सूखा चारा ही खिला रहे हो, सूखा चारा ही खिला रहे हो, चारे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर टाइम टू टाइम पशुओं की देखभाल के लिए जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, और वो भी टाइम टू टाइम पशुओं के डॉक्टर के द्वारा उन पशुओं की जांच करवानी चाहिए कि हो सकता है कि उनको कोई डिजीज तो नहीं फैल रही है। कि मानो कि एक पशु को कोई डिजीज होगी, संक्रामक बीमारी होगी, तो एक को फैल गई तो वो वहां पर जितने पशु है उन सभी को फैल सकती है। तो जब सभी को फैलेगी तो हो सकता है उन सभी की मृत्यु हो जाए। तो टाइम टू टाइम वहां पर जो पशु चिकित्सक है उसको भी आना पड़ेगा और उसकी जांच करनी पड़ेगी, वो खुद नहीं आएगा, लाना पड़ेगा उसको। तो यही सब चीजें यहाँ पर इस पैराग्राफ में दे रखी है कि डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कैसे किया जाए जिससे कि हमको प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी से अच्छी हमको मिले। और साथ साथ में जो जितने भी अब काम होते हैं वो कंप्यूटर से होते हैं, तो प्रॉपर उन सभी जो डेटा है उनको भी रखना हमको पड़ेगा, जिससे कि आज कितना मिल्क मिला, आज उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए गए, उससे इनकम कितनी, तो सभी का सभी डाटा हमको रखना पड़ता है। मान लो कि आज सभी पशुओं से 10 लीटर दूध मिला था, तो कल हो सकता है कि 9 लीटर दूध मिले। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यार जो प्रोडक्ट में कमी आई है किस वजह से आई है, जिससे कि हम उसके सॉल्यूशन तक हम पहुंच सके। तो पूरा का पूरा एक हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीजें जो है इस डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में हमको समझा रखा है। तो आप अगर इनकी रीडिंग लगाओगे ना तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ज्यादा कुछ इसके बारे में समझने की है नहीं। आपको मैंने जो बताया वही चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है जी साहब। अब आगे चलते हैं कुक्कुट फार्म, अरे पोल्ट्री फार्म, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि भाई पोल्ट्री फार्म क्या होता है, उसमें कौन कौन पाले जाते हैं, किन किन का पालन किया जाता है। कुक्कुट पालतू और कुक्कुट आदि का एक क्या है, वर्ग है, जिसका प्रयोग भोजन तथा उनके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रारूपिक रूप से इसमें कुक्कुट मतलब मुर्गे, मुर्गियां, मुर्गे और मुर्गियां तथा बतख,
और कभी कभी टर्की तथा गिज भी शामिल है। देखिए एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन आ जाए कि जो पोल्ट्री फार्म है उसमें मेनली मेनली किसको पाला जाता है, तो आप आंसर क्या दोगे, कुक्कुट मतलब मुर्गी मुर्गियां, और साथ में बतख। और उसके अलावा किसको पाला जाता है, टर्की और गिज को भी उसमें शामिल किया गया है। तो अब एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठ करके आ रही है एग्जाम के अंदर, अगर आप पेपर देखोगे ना तो आपको मिलेगा कि यार ये तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। बहुधा पोल्ट्री शब्द का प्रयोग केवल इन पक्षियों की मांस के लिए की ही किया जाता है, परंतु सामान्य तो उन पक्षियों का मांस भी इसमें शामिल है, परंतु अन्य पक्षियों का मांस भी इसमें क्या है, शामिल है, जो कि कुक्कुट फार्म के अंतर्गत पाले जाते हैं। डेयरी उद्योग की भांति कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी उपयुक्त नस्लें, सही सुरक्षित फार्म की परिस्थिति, सही सही आहार, जल और सफाई तथा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण घटक है। मतलब जो मैनेजमेंट डेयरी फार्म में किया जा रहा था, जैसे कि मुर्गियों की भी अलग अलग नस्लें आती है। असील मुर्गा, एक मुर्गा होता है जिसका नाम होता है असील, एक होता है कड़कनाथ। तो ऐसे मुर्गियों की भी क्या होती है, नस्लें आती है अलग अलग। तो वो जो मैंने आपको डेयरी फार्म के लिए बताया कि नस्लें अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, वहां पर प्रॉपर उनके रहने रहने खाने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर उनको चेकअप के लिए डॉक्टर को आना चाहिए। तो वो सब चीजें यहीं पर लागू होती है। अब इसमें एक नाम आपने सुना होगा, कोविड के टाइम उसके आसपास आपने नाम सुना होगा, बर्ड बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू वायरस। जो ये जो डिजीज है वो जनरली किन में होती है, जो मुर्गियां होती है ना उनमें होती है। तो जो बर्ड फ्लू है ना, वो एक क्या है, एक वायरल डिजीज है। उस वायरस का नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा, H5N1, H5, एक मिनट, H5N1, ये उस वायरस का नाम है जिस वायरस की वजह से बर्ड फ्लू नाम की बीमारी फैलती है, बर्ड फ्लू नाम की बीमारी फैलती है। आपने टेलीविजन की खबरों तथा अखबारों में बर्ड फ्लू वायरस के बारे में अवश्य सुना होगा, सुना और पढ़ा होगा। इससे देश भर में सनसनी और डर का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप अंडों तथा चिकन की खपत पर भयंकर प्रभाव पड़ा था। अरे जब मुर्गियों की डेथ होगी तो जो उनसे जो अंडे मिल रहे थे, उनसे जो मांस मिल रहा था वो भी घटेगा कि नहीं। इसके बारे में अधिक जानने का प्रयत्न करो और विचार विमर्श करे करके पुष्टि करो कि उत्पन्न डर का वातावरण कहाँ तक सही था। यदि कुछ कुक्कुट संक्रमित हो तब इस बर्ड फ्लू को फैलने से किस प्रकार हम रोकेंगे। तो ये एनसीईआरटी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि कौन से वायरस से ये फैलती है, उस वायरस का नाम क्या है। तो उस वायरस का नाम क्या है, H5N1। ठीक है जी साहब, ये तो कुछ सिंपल सिंपल चीजें, जैसे कि कुक्कुट फार्म हो गया, डेयरी फार्म हो गया, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। हाँ तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पशु प्रजनन, या इंग्लिश में बोले तो एनिमल ब्रीडिंग। और इस चैप्टर में से एनिमल ब्रीडिंग वाले टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप, मैंने बताया ना इस चैप्टर के दो पार्ट है, एक जूलॉजी वाला और एक बॉटनी वाला। तो इस जूलॉजी वाले पोर्शन में से जनरली जो क्वेश्चन आते हैं 90% चांस है कि वो एनिमल ब्रीडिंग से ही पूछे जाएंगे। तो हमको ध्यान से समझना पड़ेगा कि एनिमल ब्रीडिंग है जो पशु प्रजनन है वो क्या होता है और उसको किस तरह तरह से अलग अलग तरीके से उसको कराया जाता है। एनिमल ब्रीडिंग मतलब पशु प्रजनन, और पशुओं के बीच में होने वाला प्रजनन पशु प्रजनन कहलाता है। जो एनिमल ब्रीडिंग है उसको कराने के तरीके इतने हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है इन ब्रीडिंग, या जिसको हिंदी में बोलते हैं अंत प्रजनन। दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग या बही प्रजनन। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में क्या करवा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं एनिमल के बीच में, मतलब प्रजनन करवा रहे हैं। लेकिन एक का नाम है इन ब्रीडिंग और दूसरे का नाम है आउट ब्रीडिंग। तो फिर दोनों में डिफरेंस किस चीज का है। तो मैंने आपके लिए जो नोट्स तैयार कर रखे हैं ना, तो आप इन नोट्स को लिख लेना, या इनकी जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उस पर भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि और जो उसकी जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी। तो पहले हम एनुअल ब्रीडिंग को नोट्स की हेल्प से समझते हैं, फिर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम समझेंगे। तो पहला समझते हैं, पहला टॉपिक जो है इन ब्रीडिंग। पहले क्या है, इन ब्रीडिंग, एक मिनट, इन ब्रीडिंग या जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रजनन। तो इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि
जिन एनिमल्स के बीच में मेटिंग करवा रहे हैं उन दोनों की नस्ल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों की नस्ल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। नस्ल का मतलब तो आपको पता ही है ना, नस्ल क्या होती है। तो जिन मेल पशु के बीच में और जो फीमेल जो पशु है, दोनों के बीच में जब ब्रीडिंग करवाई जा रही है तो दोनों की नस्ल क्या होनी चाहिए? सेम। पहली शर्त तो ये है, इन ब्रीडिंग की पहली शर्त क्या है? सेम नस्ल होनी चाहिए। और दूसरी बात कि सेम नस्ल होने से कुछ नहीं होगा, जिनके बीच में ब्रीडिंग करवाई जा रही है उनके पूर्वज भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। मतलब वो एक दूसरे की क्या होने चाहिए? रिश्तेदार होने चाहिए। अगर पूर्वज समान है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के क्या हुए? रिश्तेदार हुए। मान लो कि उनके जो पूर्वज है एक पीढ़ी पे लेके आते समान थे, या 2 पीढ़ी पे लेके आते समान थे, 3 पीढ़ी पे लेके आते समान। तो ऐसे उनके पूर्वज क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। चार चार से लेकर के 6 जनरेशन तक। ठीक है, हो सकता है कि मान लो कि अभी जिन एनिमल के बीच में ब्रीडिंग करवाई जा रही है उनके पूर्वज समान प्रेजेंट टाइम में नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि 2 पीढ़ी पे पहले उनके जो पूर्वज है वो समान हो, 3 पीढ़ी पहले समान हो। तो ऐसे जो पूर्वज है ना, वो कितनी पीढ़ी तक समान हो सकते हैं? 4 से लेकर के 6 जनरेशन तक समान हो सकते हैं। ठीक है, तब हम क्या मानेंगे कि वो क्या है, उनके जो एंसेस्टर है वो क्या है? कॉमन है। तो पहली शर्त क्या है? कि ब्रीड सेम होनी चाहिए, मतलब नस्ल सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज कि उनके पूर्वज भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए 4 से लेकर के 6 पीढ़ी तक। ठीक है, तो दो शर्तें, ये तो किसकी दो शर्तें हैं? इन ब्रीडिंग की, ये दो शर्तें होगी। अब इन ब्रीडिंग करवाने से होता क्या है कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? होमोजाइगोसिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं समयुग्मजता। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है और इवोल्व प्योर लाइन, मतलब शुद्ध वंशक्रम क्या होता है? विकसित होता है। अब ये शुद्ध वंशक्रम कैसे विकसित होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि होमोजाइगोसिटी कैसे इंक्रीज होगी और प्योर लाइन कैसे क्या होता है? डेवलप होता है। देखिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये दो पशु थे, ये दो पशु थे। ये तो आप क्या मान लो? मेल मान लो। ये क्या है? फीमेल मान लो। कुछ भी मान सकते हो आप। अब इन दोनों की नस्ल क्या है? सेम है, और ये इनके पूर्वज भी क्या है? समान थे। दोनों के बीच में क्या करोगी? मैटिंग करवाएगी। तो इनकी 4 संतानें हुई। कितनी संतानें हुई? 4 संतानें हुई। अब इसमें जो कैपिटल ए जो एलील है वो क्या है? किसी सुपीरियर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी अच्छे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो स्मॉल ए है उसकी वजह से कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं आता, बल्कि प्रोडक्टिविटी घट जाती है और जो फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज है। तो जो कैपिटल ए जीन है, कैपिटल ए एलील, वो हमारे लिए क्या अच्छा है, और स्मॉल ए जो एलील है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी याद रखना कि जो कैपिटल ए है वो इस पर क्या डोमिनेंट है। तो जहां पर कैपिटल ए होगा वहां पर स्मॉल ए अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो जिन दोनों के बीच में देखिए, यहाँ पर जिन दोनों के बीच में मेटिंग करवाई जा रही है उन दोनों में कैपिटल ए प्रेजेंट है कि नहीं? कैपिटल ए प्रेजेंट है, देखिए कैपिटल ए प्रेजेंट है। तो वहां जब कैपिटल ए प्रेजेंट है तो चाहे वहां पर स्मॉल ए प्रेजेंट हो या चाहे ना हो, लेकिन वहां पर प्रभाव किसका दिखेगा? सिर्फ आपको कैपिटल ए का प्रभाव दिखेगा, क्योंकि कैपिटल ए कैसा है? डोमिनेंट। ठीक है जी साहब। तो जो दोनों पशुओं के बीच में जब मैटिंग करवाई जा रही है तो उन दोनों में कैरेक्टर कैसे? सुपीरियर कैरेक्टर है, सुपीरियर कैरेक्टर। जब उनकी संतानें हुई तो देखिए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल ए स्मॉल है। दो ही तो कंडीशन है। अरे एक कंडीशन तो वो जिसमें कैपिटल ए कैपिटल हो, दूसरी कंडीशन वो जिसमें कैपिटल ए स्मॉल हो, तीसरी कंडीशन तो हो ही नहीं सकती ना। स्मॉल ए स्मॉल वाली कंडीशन थोड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके लिए दोनों के पास स्मॉल ए प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन ही पॉसिबल है। अब एक चीज आप देखना कि यहाँ पर जो चारों संतानें इनकी हुई है, चारों जो संतानें इनकी हुई है उनमें कैरेक्टर कैसा होगा? सुपीरियर कैरेक्टर होगा, सुपीरियर कैरेक्टर होगा ना। अब आप सोच रहे होगे कि यार स्मॉल ए भी तो प्रेजेंट है, लेकिन मैंने बता दिया ना स्मॉल ए कैसा अलील है? रिसेसिव अलील है, वो अप्रभावी अलील है। जब वहां पर कैपिटल ए प्रेजेंट होता है तब वो क्या करता है कि स्मॉल ए को अपना प्रभाव नहीं दिखाने देता है। तो चारों संतानें कैसी है? सुपीरियर कैरेक्टर वाली है। लेकिन इन दोनों के पास ये है तो सुपीरियर,
है तो सुपीरियर, लेकिन इनके पास स्मॉल ए एलील भी प्रेजेंट है, लेकिन उसका प्रभाव अभी दिख नहीं रहा है, उनका प्रभाव अभी दिख नहीं रहा। फिर वापस हो सकता है कि मान लो कि इन दोनों के बीच में क्या करवाएगी, मैटिंग करवाएगी, तो इनकी संतानें जब होगी ना, तो उनकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैपिटल ए ही उनका जीनोटाइप हो सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावा और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक मिनट, इसके अलावा और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर मान लो कि आप यहाँ पर इनके बीच में मैटिंग करवाएगी, तो यहाँ पर भी कितनी पॉसिबिलिटी, कैपिटल ए हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, एक चीज आप ऑब्जर्व करना कि पहले देखिए जब इन दोनों के बीच में मैटिंग करवाई गई, तब सिर्फ दोनों में से एक ही क्या था, दोनों में एक ही कैसा था, होमोजाइगस कंडीशन में था। जब नेक्स्ट जनरेशन आई, ये पहली जनरेशन जब आई, तो देखिए कितने होमोजाइगस आ गए, दो आ गए। अब तीसरी जनरेशन आएगी, तब फिर नेक्स्ट जनरेशन में और होमोजाइगस का नंबर और क्या होगा, बढ़ जाएगा, होमोजाइगस का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है कि जब सेम नस्ल के और जो एक दूसरे के जिनके पूर्वज समान है उनके बीच में जब मैटिंग करवाई जा रही है, तो होमोजाइगोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, होमोजाइगोसिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कैसे होती है। और दूसरा वर्ड और मैंने यूज लिया था कि प्योर लाइन डेवलप होती है। प्योर लाइन क्या, अरे जनरेशन टू जनरेशन ये जो होमोजाइगस कैरेक्टर का नंबर जो बढ़ रहा है ना, या आप देख रहे हो कि हर जनरेशन में हर पीढ़ी के अंदर होमोजाइगस कैरेक्टर वाले या होमोजाइगस जी एलील कंडीशन आपको देखने मिल रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं, मतलब शुद्ध वंशक्रम, शुद्ध वंशक्रम। अरे देखिए कि ये भी कैसा सुपीरियर है और ये भी कैसा सुपीरियर है, लेकिन ये क्या है, शुद्ध है, वो अपने सुपीरियरिटी के लिए क्या है, एकदम क्या है, प्योर है, लेकिन ये प्योर नहीं है। तो आपको जनरेशन टू जनरेशन जो प्योर कैरेक्टर वो लगातार इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर इससे फायदा क्या हुआ, फायदा एक चीज आप देखिए कि फायदा क्या हुआ, फायदा मैं समझाता हूँ कि इन ब्रीडिंग से फायदा क्या हुआ। इन ब्रीडिंग से फायदा क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जब मैटिंग करवाई गई ना, इन दोनों के बीच में जब मैटिंग करवाएगी, तो हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि स्मॉल है, तो ये क्या है, अपने कैरेक्टर के लिए सुपीरियर नहीं है, क्योंकि ये जो पशु अभी जो पैदा हुआ है इसमें अच्छे कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों कौन से है, स्मॉल ए, और हमको पता है कि जब कोई भी रिसेसिव एलील जब होमोजाइगस कंडीशन में आता है, तो वो अपने आप को क्या करता है, एक्सपोज करता है, मतलब अपने आप को क्या करता है, प्रकट करता है। तो ये जो कैरेक्टर आया है वो अपने आप को प्रकट करेगा कि नहीं करेगा, वो ये बाहर से दिखाई देगा कि नहीं देगा, हाँ बाहर से दिखाई देगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये सुपीरियर कैरेक्टर नहीं है, इस पशु के पास कोई भी सुपीरियर कैरेक्टर नहीं है, तो हम फिर इसकी आगे ब्रीडिंग नहीं करवाएंगे, ब्रीडिंग में आगे इस एनिमल की किसी से भी मीटिंग हम नहीं करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मतलब बाहर कर देंगे ब्रीडिंग से। तो इन ब्रीडिंग से हो क्या रहा है, ये जो सुपीरियर कैरेक्टर है उसको बढ़ावा मिल रहा है, और जो इन्फीरियर कैरेक्टर है मतलब जो अच्छा कैरेक्टर नहीं है उसको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी लगातार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी लगातार बढ़ेगी। देखिए वही जो चीजें हमने अभी पढ़ी वही चीजें नोट्स में लिखी हुई है, देखिए जी साहब, देखिए इवोल्व प्योर लाइन, प्योर लाइन क्या होती है, इवोल्व होती है, मतलब शुद्ध वंशक्रम विकसित होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। साथ में क्या होता है कि एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन, जो अप्रभावी एलील है वो खुद को क्या करता है, कभी ना कभी तो प्रकट करेगा ना, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, तो उसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट, मतलब उसका निष्कासन हम कर देंगे। और एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर या डोमिनेंट जीन, ये जो सुपीरियर कैरेक्टर है उसको वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब लगातार उसको क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारा फायदा हो रहा है। हम यही तो चाहते थे कि हमारा क्या हो, फायदा हो। तब फिर आपको ये लग रहा होगा कि यार इनब्रीडिंग तो बहुत अच्छी चीज है, इससे हमको लगातार फायदा फायदा हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फर्टिलिटी बढ़ रही है। हाँ तो ये हमने देखा कि इनब्रीडिंग से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और फर्टिलिटी बढ़ रही है।
तो लग रहा होगा आपको कि जो इनब्रीडिंग तो बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन इनब्रीडिंग में सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, बुरा भी होता है। और वो बुरा क्या होता है, उस बुरी चीज का नाम क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, उसकी वजह से इनब्रीडिंग जो है एक अच्छा मेथड नहीं है। जो पशु प्रजनन है, पशु प्रजनन का एक अच्छा मेथड कौन नहीं है, इनब्रीडिंग। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो आपको डायग्राम दिखाया था ना, उस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो स्मॉल ए जीन बताया था, बाय चांस मान लो कि वो क्या है, म्यूटेंट या हार्मफुल अलील है। क्या है वो? म्यूटेंट या हार्मफुल अलील है, बाय चांस। हो सकता है कभी कभी ये जो स्मॉल ए जो अलील है वो क्या है, म्यूटेंट, और वो क्या है, किसी हार्मफुल कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। हार्मफुल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहता है, देखिए इस कंडीशन में स्मॉल ए एलील प्रेजेंट है, लेकिन हमको पता है कि जब इसके पास इसके साथ कौन होता है, डोमिनेंट एलील जब प्रेजेंट होगा तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। लेकिन जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आया, देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है कि जो एनिमल है उसकी डेथ भी हो सकती है, या उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो जब इनब्रीडिंग करवा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या आ रही है, होमोजाइगोसिटी डेवलप हो रही है। तो होमोजाइगस वो डोमिनेंट वाली भी हो सकती है और रिसेसिव वाली भी हो सकती है। मान लिया कि जो रिसेसिव कंडीशन, वो किसी रिसेसिव जो अलील है वो हार्मफुल जब है, तो जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, और एनिमल्स की डेथ भी कभी कभी हो सकती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम इसको तो हम क्या सेलेक्ट करके एलिमिनेट कर रहे थे, तो फिर ये अगर मर भी जाए तो या इसकी फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी डिक्रीज भी हो रही है, तो हम इसका ब्रीडिंग तो आगे करवा ही नहीं रहे ना, तो फिर नुकसान कैसे हुआ? अरे आप एलिमिनेट कब तक करोगे? मान लो कि पहले तो आपके पास पशु ज्यादा थे, पशुओं का नंबर, एनिमल्स का नंबर आपके पास ज्यादा था, तो आपने 10 में से मान लिया कि एक को एलिमिनेट कर दिया। जैसे जैसे आप क्या करोगे, इनब्रीडिंग करते जाओगे, तो ये होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव वाली भी तो बढ़ेगी ना, रिसेसिव वाली होमोजाइगस कंडीशन में तो बढ़ेगी ना। तो आप जब एलिमिनेट करोगे, पशुओं को जब ज्यादा नंबर में एलिमिनेट करोगे, तब भी आपका प्रोडक्टिविटी घट रही है। तो रिसेसिव कंडीशन जनरेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक तो डिजीज हो रही है, और एक एलिमिनेट का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे कि पशुओं का नंबर, टोटल क्या हो रहा है, पशुओं का नंबर घट रहा है, और पशुओं का नंबर घट रहा है, तो उस कंडीशन में प्रोडक्टिविटी घटेगी कि नहीं घटेगी? तो प्रोडक्टिविटी घटेगी तो जो किसान है वो किस में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये तो मैंने सिर्फ याद रखने के लिए आपको बताया कि किसान डिप्रेशन में आ जाएगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसको बोलेंगे, कि लगातार अगर हम क्या कर रहे हैं, इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने कि यदि इनब्रीडिंग लंबे समय तक लगातार लंबे समय तक करवाई जाए, तब क्या हो सकता है, प्रोडक्शन घटेगा, जिसको क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो फिर तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है हमारे पास, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को, या जो हमारा प्रोडक्शन जो घट रहा है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और प्रोडक्शन को बढ़ा बढ़ा सकते हैं। अब ये तो किताब में जो लिखा हुआ है उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जो जनरली जो बात चलती है सोसाइटी में उसकी बात मैं आपको समझाता हूँ। कि आप देखते हो ना कि जब भी दो लोगों के बीच में शादी कराई जाती है, लड़के के बीच में और लड़के के बीच में जब शादी करवाई जाती है ना, तो आपस में गोत्र मिलाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं कि नहीं, गोत्र मिलाए जाते हैं। तो उसके मिलाने का जो पर्पज है, उसके पीछे की जो साइंटिफिक लॉजिक है, वो मेरे हिसाब से यही हो सकता है कि अगर उनके गोत्र सेम नहीं होंगे, तो हो सकता है कि उनके पूर्वज समान नहीं रहे होंगे, समान नहीं रहे होंगे। अब समान नहीं रहे होंगे, तो तभी तो उनके बीच में जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन जनरली हम पशुओं के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ कि जो गोत्र मिलाए जाते हैं ना, वो इसीलिए मिलाए जाते हैं कि उनके एंसिस्टर जो है, उनके पूर्वज क्या ना हो, सेम ना हो। और पूर्वज सेम नहीं होंगे तो वो क्या है, एक तरह से वो क्या है, आउट ब्रीडिंग ही तो है वो, आउट ब्रीडिंग तो जो नई संतति उत्पन्न होगी उसमें कैरेक्टर क्या होंगे, अच्छे कैरेक्टर हमको देखने मिलेंगे।
तो ये इसके पीछे की जो गुत्थ मिलाने की जो पीछे की जो साइंटिफिक लॉजिक है, मेरे हिसाब से यही हो सकता है वो। ठीक है जी साहब। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि आउट ब्रीडिंग जो एनसीईआरटी है वो क्या बोल रही है कि आउट ब्रीडिंग होती है तीन टाइप की। एक तो आउट क्रॉसिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं बहिःसंकरण, दूसरी है क्रॉस ब्रीडिंग जिसको बोलते हैं संकरण, और तीसरी है इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग जिसको बोलेंगे अंतर विशिष्ट संकरण। देखिए पहला जो है आउट क्रॉसिंग वो क्या है, जब नस्ल सेम हो। क्या लिखा हुआ है, नस्ल सेम हो, ब्रीड क्या होनी चाहिए, सेम। देखिए यहाँ पर भी नस्ल सेम बताई गई है और इन ब्रीडिंग में भी नस्ल सेम बताई गई है, लेकिन एक दिक्कत है, इन ब्रीडिंग में नस्ल सेम थी लेकिन वहां पर पूर्वज क्या थे, समान थे। यहाँ पर पूर्वज क्या नहीं होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए, बट कॉमन एंसिस्टर। आगे मैंने क्रॉस लगा रखा है ना, क्रॉस का मतलब नहीं होने चाहिए। कहाँ तक, कहाँ तक नहीं होने चाहिए, 4 से 6 पीढ़ी तक उनके जो एंसिस्टर उनके पूर्वज है वो समान नहीं होने चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। ठीक है जी साहब। अगर समान है और ब्रीड सेम है तब तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनब्रीडिंग। अगर ब्रीड सेम है और एंसिस्टर समान नहीं तब उसको क्या बोलेंगे हम, आउट क्रॉसिंग। दूसरा है, दूसरा टाइप आउट क्रॉसिंग का दूसरा टाइप जिसका नाम है क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण। यहाँ पर नस्ल ही क्या होगी, अलग अलग होंगी। यहाँ पर नस्ल क्या होगी, अलग अलग होंगी, और अलग अलग नस्लों के पशुओं के बीच में क्या करवाया जाएगा, मैटिंग करवाई जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ब्रीड डिफरेंट, ब्रीड क्या है यहाँ पर, डिफरेंट, ब्रीड डिफरेंट। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कि भेड़ की एक नई नस्ल तैयार की जिसका नाम था हिसार डेल। भेड़ की एक नई नस्ल तैयार की गई जिसका नाम था हिसार डेल। हिसार डेल को किसकी मैटिंग से बनाया गया, मेरिनो रैम्स। मेल जो था उसकी नस्ल तो क्या थी, मेरिनो रैम्स, और जो फीमेल थी उसकी नस्ल क्या थी, बीकानेरी एवीज। कौन सी, बीकानेरी एवीज। तो मेरिनो रैम्स क्या था, मेल था, ठीक है, और फीमेल जिसकी नस्ल कौन सी थी, बीकानेरी एवीज। इन दोनों के बीच में जब मैटिंग करवाई गई तो जो नई नस्ल बन करके आई, क्योंकि जो नई नस्ल बनेगी उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे प्रेजेंट। ऐसा थोड़ी है कि एक कैरेक्टर, एक नस्ल के कैरेक्टर प्रेजेंट हो गए, तो दोनों के कैरेक्टर क्या हो गए प्रेजेंट, तो वो एक तरह से क्या बन गई, नई नस्ल बन गई, जिसका नाम क्या पड़ गया, हिसार डेल। तो ये भेड़ की नस्ल थी, और जिनके जिनके बीच में मैटिंग कराई गई ना वो भी भेड़ ही थी। अब चूंकि ये हिसार के अंदर, हिसार क्या है, पंजाब का एक शहर है, तो हिसार के अंदर होनी थी इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हिसार डेल पड़ गया। ठीक है। अब तीसरा टाइप हम देखते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग में तो क्या थी, नस्ल क्या थी, अलग अलग। इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग में क्या होंगी, स्पीसीज ही क्या होगी, अलग अलग होंगी, स्पीसीज ही क्या होंगी, अलग अलग। मान लो कि एक घोड़ा हो सकता है तो दूसरा क्या हो सकता है, गधा हो सकता है, दोनों की स्पीसीज अलग अलग है ना। तो यहाँ पर क्या इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग में क्या देखने मिलेगी आपको, डिफरेंट आपको देखने मिलेगी क्या, स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल जो मेल डोंकी होता है, जो मेल गधा होता है, मेल गधा होता है, उसका जब फीमेल घोड़ी से फीमेल घोड़ी से जब मैटिंग करवाई गई तो जो उनकी नई संतति बनी, आपने नाम सुना होगा खच्चर, खच्चर देखा होगा। तो जो खच्चर है वो थोड़ा सा गधे की तरह भी दिखता है और थोड़ा सा घोड़े की तरह भी दिखता है। क्या होता है, गधे की तरह भी दिखता है और घोड़े की तरह भी दिखता है। क्यों, क्योंकि वो एक नई प्रजाति है। क्या है, वो नई प्रजाति है, और उसको किसकी मेटिंग से बनाया गया है, डोंकी। देखिए याद रखना कि डोंकी और हॉर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो डोंकी है वो मेल है और फीमेल जो है वो कौन है, हॉर्स है। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया ना, जैसे मान लो कि फीमेल तो डोंकी ले ली और मेल हॉर्स ले लिया, तब फिर वहां पर खच्चर नहीं बनेगा, वहां पर म्यूल नहीं बनेगा, वहां पर क्या बनेगी, हिन्नी बनेगी वहां पर। ठीक है, वो एक अलग प्रजाति। और जब ऐसे इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग से जब ऐसी मैटिंग करवाई जाती है तो जनरली जो संतान बनती है वो कैसी होती है, स्टेराइल बनती है। ठीक है, तो ये क्या थे, एनिमल ब्रीडिंग थी। एनिमल ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, एक टाइप तो क्या था इनब्रीडिंग, और दूसरा टाइप था आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग के तीन टाइप, एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि इनब्रीडिंग में क्या होगी, नस्ल सेम होगी लेकिन साथ में उनके पूर्वज भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में क्या है कि पहला जो टाइप है
उसमें नस्ल सेम है, नस्ल सेम है, लेकिन साथ में एंसिस्टर उनके कॉमन नहीं होने चाहिए, मतलब पूर्वज समान नहीं होने चाहिए। फिर क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा कि नस्ल क्या होगी, अलग अलग। और इंटर स्पेसिफिक में नस्ल क्या, यहाँ पर तो जाति क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, स्पीसीज क्या होगी, अलग अलग, अलग अलग आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या कहती है, हमारी एनसीईआरटी माता क्या कहती है, तो उस पर आते हैं। ठीक है जी साहब। पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादनों को बढ़ाना। अभी देखा ना मैंने, जैसे ही हम क्या कराते हैं, आउट क्रॉसिंग कराते हैं, आउट ब्रीडिंग कराते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा। उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना, किस किस्म के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए हम पशु प्रजनन करते हैं, किस किस्म के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए पशु प्रजनन करते हैं, ये हमको एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है। तो वो कोई भी करेक्टर हो सकता है और कोई भी वो नस्ल हो सकती है। क्या लक्षणों का चयन पसंद के पशुओं से अलग है, लक्षणों का चयन पसंद के पशुओं से अलग है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए पहले तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि, हाँ तो पहले तो पशु प्रजनन में हम ये समझे कि जो नस्ल है, नस्ल क्या होती है, नस्ल शब्द किसको बोलते हैं। हम बार बार नस्ल नस्ल बार वर्ड यूज तो ले रहे हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि नस्ल क्या होती है। पशुओं का समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान हो, एक नस्ल के कहलाते हैं। मतलब नस्ल के लिए क्या होना चाहिए, वंश सेम होना चाहिए, और उनका बाह्य स्वरूप है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, सेम ब्रीड या समान नस्ल हम बोलेंगे। ठीक है, फिर ये टाइप दे रखे हैं ब्रीडिंग के, तो देखिए यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतः प्रजनन, इन ब्रीडिंग उसको हम बोलेंगे। जबकि भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन जब कराया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, बही प्रजनन बोलते हैं। ये लाइन गलत लिखी हुई है यहाँ पर, ये लाइन गलत लिखी हुई है। देखिए बही प्रजनन के बारे में यहाँ पर क्या लिख दिया कि नस्ल क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और थोड़ा आगे जाकर के एनसीईआरटी में बही प्रजनन के लिए क्या लिखा हुआ है कि नस्ल सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जैसे हमें हमने थोड़ी देर पहले देखा, देखा ना थोड़ी देर पहले। तो ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर गलत लिखी हुई है। बही प्रजनन में जो नस्ल है वो क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वापस आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए आउट ब्रीडिंग है जो बही प्रजनन है ना, उसका जो ये पहला टाइप था, ये जो पहला टाइप था इसमें नस्ल क्या थी, सेम थी ना। इन दोनों में नस्ल क्या है, इसमें नस्ल क्या है, अलग अलग है, इसमें तो जाति अलग अलग है। तो जो बही प्रजनन या आउट ब्रीडिंग है ना, उसमें नस्ल सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में लाइन गलत लिखी हुई है। और फिर आगे जाकर के एनसीईआरटी बही प्रजनन के बारे में लिख रही है कि नस्ल सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ वो क्या है, गलत है। तो आप इस चीज का याद रखना। लेकिन जब डिफरेंस के तौर पर आपसे पूछा जाए तब आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पर नस्ल अलग अलग होती है। तो पहला टाइप है अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन एक अंतः प्रजनन का अर्थ है एक नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक का संगम होना, मेटिंग होना। पता है ना, नस्ल सेम है और इनके पूर्वज क्या है, सेम है। एक, ठीक है। प्रजनन की कार्य नीति निम्न प्रकार से होती है। निम्न प्रकार से क्या होगी, हम क्या करते हैं, अरे जब भी, चलो नस्ल भी सेम है, पूर्वज भी समान है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो नई जो पीढ़ी आए वो क्या हो, अच्छी हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो मेल है वो भी क्या चुनेंगे हम, अच्छा चुनेंगे, और फीमेल भी क्या चुनेंगे, अच्छी चुनेंगे, जिससे कि क्या हो, जो नया नया जो इनकी संतति बने वो क्या बने, अच्छी बने, जिसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो, अच्छी हो। तो एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को पहले अभी निर्धारित किया जाता है तथा जोड़ों में उनका संगम कराया जाता है। इस संगम से जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति का मूल्यांकन किया जाता है तथा भविष्य में कराए जाने वाले संगम के लिए अत्यंत उत्पन्न उत्तम किस्म के नर तथा मादा की पहचान की जाती है। देखिए पशुओं में श्रेष्ठ मादा चाहे वह गाय अथवा भैंस हो,
हम जब श्रेष्ठ मादा की बात कर रहे हैं तो श्रेष्ठ मादा को किस रिस्पेक्ट में उसको श्रेष्ठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो उसकी प्रतिदुग्धीकरण है, जो मतलब जो दूध है वो क्या ज्यादा देती हो और उसकी क्वालिटी भी क्या हो, अच्छी हो। और जो मेल है, मेल को हम क्या बोल रहे हैं, आज की अच्छा मेल हमको चुनना चाहिए, तो वो किस तुलना किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि दूसरे और सांडों में श्रेष्ठ अन्य नरों की तुलना में क्या होना चाहिए, वो श्रेष्ठ किस्म का भी क्या होना चाहिए, नर होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए वो, स्पर्म क्वालिटी उसकी अच्छी हो, वगैरह वगैरह। अब इस पैराग्राफ में वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया ना, कि होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, प्योर लाइन बन जाती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर मैं फिर भी आपको बोल करके समझा देता हूँ कि मेंडल द्वारा विकसित होमोजाइगोसिस होमो समयुग्मज वंशक्रम मतलब प्योर लाइन, अध्याय 5 में आपने वर्णित का पुनः स्मरण करें। ठीक इसी प्रकार से इसी प्रकार की कार्यनीति का प्रयोग मटर की भांति मटर की भांति पशुओं में शुद्ध वंशक्रम विकसित करने में किया गया। शुद्ध वंशक्रम मतलब प्योर लाइन। अंतः प्रजनन क्या करता है, समयुग्मजता मतलब होमोजाइगोसिटी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। इस प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार के पशु के शुद्ध वंशक्रम विकसित करना चाहते तो अंतः प्रजनन क्या आवश्यक है। अंतः प्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन जो चयन द्वारा निष्कासित किए गए, मैंने बताया था ना आपको कि जो रिसेसिव एलील होंगे होमोजाइगस कंडीशन में, वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, तो वो हमको दिखेगा वो कैरेक्टर, तो हम उस पशु को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, उसका आगे क्या नहीं करवाएंगे, हम ब्रीडिंग उसकी नहीं करवाएंगे। यह श्रेष्ठ किस्म के जीनों के संचयन में तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो हम बता रहे थे ना कि इसमें जो श्रेष्ठ जीन या जो श्रेष्ठ कैरेक्टर है उसको बढ़ावा मिलता है, और जो कम अच्छा जो जीन नहीं है, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि जो ऐसा कैरेक्टर है जो कि रिसेसिव कंडीशन में, उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। आते हैं तरीका जहां प्रत्येक पद पर चयन हो, वहां अंतः प्रजाति वेष्टि का उत्पादकता बढ़ती है। अतः प्रजनन में यदि लगातार सतत बना रहे, यद्यपि अंतः प्रजनन यदि लगातार सतत बना रहे, विशेषकर निकट अंतः प्रजनन से, तो सामान्यतः क्या होता है, जनन क्षमता और उत्पादकता घट जाती है, जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। और इस समस्या के निवारण के लिए क्या किया जा सकता है, आउट ब्रीडिंग हम कर सकते हैं। तो आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप दे रखे ना, फिर वहां पर वही एनसीईआरटी में वापस क्या आ गई, एक गड़बड़ आ गई, एनसीईआरटी में गड़बड़ आ गई। देखिए एनसीईआरटी में क्या गड़बड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अंतः प्रजनन को यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, क लिख दिया, ठीक है, अंतः प्रजनन को क लिखा। फिर बही प्रजनन को इन्होंने क्या लिख दिया, ख लिख दिया। ख लिखने के बाद में ख लिखने के बाद में आगे देखो, इनको भी अलग अलग टाइप दे दी, इनको भी अलग अलग टाइप बता दी, इनको भी अलग अलग इसी के अलग अलग टाइप बता दिया, अंतःविशिष्टांग संकरण। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि जो बही प्रजनन है ना, इसके 3 टाइप है, फिर इसके 3 सब टाइप है, बही संकरण, संकरण और अंतःविशिष्ट संकरण। तो आप इसको एनसीईआरटी में कैसे करेक्शन करोगे, जो अंत प्रजनन है वहां पर लिखो नंबर 1, वहां पर नंबर लिखो 1, अब अभी लिखो आप, अंत प्रजनन को नंबर लिखो 1, फिर बही प्रजनन को नंबर 2 2, फिर उसके नीचे जो बही संकरण है उसको लिखो आप ए, संकरण को लिखो बी, और अंतःविशिष्ट संकरण को लिखो आप सी। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो बही प्रजनन है उसके 3 सब टाइप बन जाएंगे, बही संकरण, संकरण और अंतःविशिष्ट संकरण। तो जो हमने पढ़ा वो की वो चीजें सेम यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसकी एक बार रीडिंग लगा लेना, और नोट्स में मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक खच्चर के बारे में थोड़ी सी चीज लिखी हुई है कि जो अंतःविशिष्ट संकरण से जो संतति बनेगी ना, जैसे खच्चर है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, अंतःविशिष्ट संकरण से हुई है। देखिए ये क्या है, खच्चर है, ये खच्चर दिख रहा है आपको, ये बहुत ही क्या होता है, अड़ियल होता है। खच्चर क्या होता है, अड़ियल होता है, मतलब एक बार जहां पर रुक गया तो रुक गया। जैसे गधा अड़ियल होता है ना, तो गधे की तरह क्या होता है, ये अड़ियल होता है, क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर है ना। तो गधे की तरह क्या होगा, अड़ियल होगा, लेकिन घोड़े की तरह क्या होता है, ये बलशाली होता है। दोनों के कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में एनिमल ब्रीडिंग के बाद में हम पढ़ते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग। कंट्रोल ब्रीडिंग इसके
जहां पर नेचुरली मेटिंग पॉसिबल नहीं है। जो मेल पशु और जो फीमेल पशु है ना, उनके बीच में अगर मान लो कि किसी कारणवश नेचुरल तरीके से मैटिंग पॉसिबल नहीं, हो सकता है कि मान लो कि जो मेल पशु है वो सीमन को इंसर्ट नहीं कर पा रहा हो किसी कारण से, या मेल और फीमेल जो पशु है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हो। जिन नस्लों के बीच में हमको क्या करवाना है, जिन नस्लों के बीच में हमको क्या करवाना है, मैटिंग करवानी है, वो नस्लें एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहती हो, या अदर अलग अलग कंट्रीज में रहती हो, तब वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर कंट्रोल ब्रीडिंग का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो कंट्रोल ब्रीडिंग में हमको दो चीजें पढ़नी है। एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन। और दूसरी पढ़नी है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो पहले आप समझिए कि कृत्रिम वीर्य सेचन जो है वो क्या होता है। आप अटेंटिव होकर के सुनिए, सिर्फ आपको सब समझ में आएगा। कि मान लो कि किसी कारणवश जो मेल पशु है वो अपने सीमन को इंसर्ट नहीं कर पा रहा है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, या एक दूसरे से क्या वो दूर दूर है, तब क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियली सीमन को कलेक्ट किया जाता है। जो मेल पशु है ना, उसके सीमन को आर्टिफिशियली कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, खुद उस सीमन को क्या करेंगे, फीमेल की जो उसका मेल मेल जेनाइटल ट्रैक, सॉरी फीमेल जेनाइटल जो ट्रैक्ट है ना, उसमें क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फीमेल वहीं पर प्रेजेंट है ना, तो हम क्या करेंगे कि सीमन कलेक्ट किया, हाथों हाथ वहीं पर क्या कर दिया, हमने इंसेमिनेशन कर दिया, प्लस सीमन अंदर डाल दिया। या अगर फीमेल दूर रहती है या किसी दूसरी कंट्री में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सीमन को ट्रांसपोर्ट करके ले जाकर के वहां पर इंसेमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जब हमको क्या करना पड़ रहा है, सीमन को ले जाकर के कहीं दूसरी दूर जगह पर ले जाना ना, तो इसके लिए हमको पहले इस सीमन को लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करना पड़ेगा, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना पड़ेगा, कूल टेम्परेचर पे, जिससे कि इसमें जो प्रेजेंट स्पर्म है ना वो जिंदा रहे, जिंदा रहे। तो क्या किया जाता है कि सीमन कलेक्ट किया, सीमन कलेक्ट करने के बाद अगर फीमेल वहीं पर प्रेजेंट है, तो वहीं पर क्या कर देंगे, हम इंसेमिनेशन करवा देंगे। अगर कहीं दूर रहती है सिर्फ फीमेल, तो क्या करेंगे, पहले जो सीमन है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में कूल टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे, और ले जाकर फिर वहां पर क्या करेंगे, हम इंसेमिनेशन करवाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि कृत्रिम विरेचन का प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोग, मतलब कंट्रोल ब्रीडिंग को संपन्न किया जाता है, जिसमें जिसमें नर का चयन एक जनक के रूप में किया गया है, उसका वीर्य एकत्रित करके प्रजनक द्वारा चयनित मादा के जनन पथ में अंतक्षेपित किया जाता है, कर दिया जाता है। प्रजनक कौन है, प्रजनक, अरे हम है प्रजनक, ह्यूमन। जो प्रजनन करवा रहा है ना, जो मेल के बीच में और फीमेल के बीच में सीमन को कलेक्ट करके उसको इनसे सीमन को इंसेमिनेट करवा रहा है, तो वो क्या है, प्रजनक है, जो प्रजनन को करवा रहा है, आर्टिफिशियली जो प्रजनन करवा रहा है वो क्या है, प्रजनक। वीर्य का प्रयोग या तो तुरंत किया जाना चाहिए, या इसे हिमीकृत मतलब ठंडा करके बाद में प्रयोग लाना चाहिए। इसे हिमीकृत रूप में वहां अभिगमित भी किया जा सकता है जहां मादा रह रही है। इस प्रकार वांछनीय संगम की क्रिया संपन्न होती है। सामान्य संगम से उत्पन्न अनेक समस्याएं कृत्रिम विरेचन की प्रक्रिया से दूर हो जाती है। क्या आप इस पर विचार विमर्श कर कुछ का सूचीबद्ध कर सकते हैं, करेंगे कभी टाइम मिलेगा तो सूचीबद्ध। ठीक है जी साहब। तो ये तो क्या होगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगी। अगला है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्निक। आपसे पूछ ले कि MOET, MOET, MOT नहीं है, MOT वो केमिस्ट्री वाली MOT नहीं है, MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखिए पहले आप समझिए कि क्या होगा इसमें। कि मान लो कि कोई ऐसी गाय है, हम गाय का एग्जांपल ले रहे हैं, कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उसका जो मिल्क मिलता है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी मिलता है, और उसकी क्वालिटी बहुत क्या है, अच्छी है। ठीक है। अब वो गाय जो है, या जो वो गाय की जो नस्ल है, वो बहुत एक अच्छी नस्ल है, वो बहुत एक अच्छी क्या है, ब्रीड है। हम चाहते हैं कि उससे मिलने वाली संतति का नंबर हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है। अगर अरे उसमें अच्छे करेक्टर, उसकी जो संतति होगी, तो वो उसमें भी तो कैरेक्टर अच्छे होंगे ना। तो हम चाहते हैं कि इससे मिलने वाली संतति ज्यादा से ज्यादा मिले, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा से ज्यादा ज्यादा हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जो वो गाय है या जो पशु है, वो अपने जीवन काल में सिर्फ
5 या 6 बछड़ों को क्या कर सकती है, वो जन्म दे सकती है। 5 या 6 बछड़ों को जन्म दे सकती है, क्योंकि वो क्या है, एक नॉन प्राइमेट है और उसके अंदर क्या चलता है, ईस्ट्रस साइकिल चलता है। तो हमारा 5 या 6 से काम चलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा नंबर में क्या हो, बछड़े उत्पन्न हो, क्या इसकी संतानें हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए 5 या 6 ही बछड़े क्यों पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वो अपने जीवन काल में सिर्फ क्या करती है, वो 5 या 6 बार क्या करती है, उसमें ओव्यूलेशन होता है। 5 या 6 बार क्या क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। चलो ये 5 या 6 उसमें अंडे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सारा का सारा खेल किस बात का है, ओवम का ही तो है। अरे जितने ज्यादा ओवम होंगे उतने ही ज्यादा जाइगोट बनेंगे, और जितने ज्यादा जाइगोट बनेंगे तो उतने ज्यादा एम्ब्रियो और उतने ज्यादा क्या, बछड़े। सीधी सी बात है। तो हमको नंबर किसका बढ़ाना है, अगर पशु का नंबर बढ़ाना है, उससे उत्पन्न होने वाले बछड़ों का नंबर हमको अगर बढ़ाना है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाले अंडों का नंबर, ओवम का नंबर हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझते जाइए आप, ओवम का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवम बनाने का काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हार्मोन की होती है, एफएसएच हार्मोन की होती है। कौन से हार्मोन की होती है, एफएसएच हार्मोन की होती है। तो एफएसएच हार्मोन का इंजेक्शन हम बाहर से देंगे उस गाय को, एफएसएच हार्मोन का इंजेक्शन हम बाहर से देंगे। एफएसएच हार्मोन का इंजेक्शन देने की वजह से क्या होगा कि उसमें एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाले जो अंडे हैं, जो ओवम है, उनका नंबर भी बढ़ेगा, उनका नंबर ही बढ़ेगा। अब जब क्या किया जाएगा, जब उसको किसी सांड के साथ क्या किया जाएगा, उसकी मेटिंग करवाई जाएगी, तो जितने ज्यादा अंडे, जितने ज्यादा अंडे उतने ज्यादा क्या होंगे, जायगोट बनेंगे, उतने ज्यादा क्या बनेंगे, संतानें बनेगी। तो क्या लिखा हुआ है, यद्यपि कृत्रिम विरेचन की क्रिया को अपनाया जाता है, फिर भी बहुधा परिपक्व नर तथा मादा आपस होकर मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण की दर से मिलने वाली सफलता बहुत कम हो जाती है। संकरों के सफल उत्पादन में भी सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट चीज आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी। गौ सेवाओं में सुधार लाने का एक कार्यक्रम है। इस विधि में एक गाय में ऊतक परिपक्वन तथा उच्च अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने के लिए एफएसएच प्रकार का हार्मोन दिया जाता है। ऐसा हार्मोन दिया जाता है जो कि एग्जैक्ट एफएसएच की तरह क्या करता हो, वर्क करता हो। सामान्यतः प्रति चक्र में अंडों की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। क्या होगा कि नॉर्मली जब एक अंडा उत्पन्न हो रहा था, नॉर्मल कंडीशन में जो एक अंडा जब उत्पन्न हो रहा था, तो एफएसएच देने के बाद में एक की जगह पर कितने अंडे उत्पन्न होने लगेंगे, 6 से 8 अंडे उत्पन्न होने लगेंगे। अब उसके अंदर कितने अंडे हैं, 6 से लेकर के 8 अंडे हैं, 6 से लेकर के 8 ओम है। जब किसो जब उसे किसी सर्वोत्तम सांड के साथ जब क्या कराया जाएगी, उसकी मेटिंग करवाई जाएगी ना, तो हमको पता है कि सीमन में तो बहुत सारे स्पर्म होते हैं। तो वो स्पर्म जाकर के क्या कर लेंगे, जो 8 के 8 ओम है उनके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या बन गए, 8 जाइगोट बन गए। तो 8 जाइगोट जब बन गए तो उससे 8 बनेंगे क्या, एम्ब्रियो। 8 बनेंगे क्या, एम्ब्रियो। तो यहां तक तो काम पूरा का पूरा अच्छा चल रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब जो जो गाय है, जो फीमेल जो गाय है ना, उसके अंदर कितने एम्ब्रियो, उसके अंदर कितने एम्ब्रियो पल रहे हैं, 8 एम्ब्रियो पल रहे हैं। तो एक दिक्कत तो यह है कि उसके अंदर 8 के 8 एम्ब्रियो पूरी तरह से उनका पालन पोषण नहीं हो सकता, और हो सकता है कि 8 एम्ब्रियो की वजह से, 8 बछड़ों की वजह से जो गाय है ना, उसकी डेथ भी हो सकती है। एक दिक्कत तो ये, और दूसरी दिक्कत हमको ये भी है कि हमको पता है कि जब तक फीमेल में प्रेगनेंसी रहती है, तब तक वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकती, वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो जब तक वो प्रेग्नेंट है, वो जब तक वो गाय क्या है, प्रेग्नेंट है, तब तक उसने अंडे बनाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। हम तो चाहते थे कि इससे ज्यादा से ज्यादा क्या बने, बछड़े बने, ज्यादा से ज्यादा पशु बने। लेकिन जब तक उसमें प्रेगनेंसी है, तब तक तो वो अंडे बना ही नहीं सकती। तब तक तो वो सिर्फ किन तब तक तो उसके यूट्रस के अंदर सिर्फ कौन पल रहा है, वो जो 8 एम्ब्रियो ना वो पल रहे हैं। तो दो दिक्कत है, एक तो वो क्या कर सकती है कि अंडे उसने जो वो पहले बना रही थी वो बनाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और दूसरी दिक्कत है ये कि अगर 8 के 8 अगर उसके अंदर क्या हो, वो क्या हो, उसके अंदर ही प्रेजेंट रहेगा ना, तो उसकी वजह से जो गाय उसकी भी डेथ हो सकती है। तो इससे क्या होगा,
जो हमारी जो एक अच्छी नस्ल थी उसका एक पशु कम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उन एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो उस गाय के अंदर है ना, उन एम्ब्रियो को बाहर निकाल लेंगे बिना सर्जिकल के, बिना शल्य क्रिया के क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद में उन एम्ब्रियो को अब क्या करेंगे, किसी दूसरी गाय के अंदर अलग अलग 8 एम्ब्रियो है तो अलग अलग 8 गायों के अंदर क्या कर देंगे, उन एम्ब्रियो को डाल देंगे, जिनको क्या बोलेंगे, हम सरोगेसी मदर बोलेंगे। तो दूसरी गाय है ना जिनके अंदर हम डाल रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, सरोगेसी मदर बोलेंगे। इससे क्या हुआ कि जो हमारी जो फीमेल है ना, जो वो जो गाय थी जिसकी नस्ल अच्छी थी, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, अब वो वापस अंडे बनाने के लिए क्या होगी, तैयार होगी, अंडे बनाने के लिए तैयार होगी। और जो हमारे बछड़े थे अब वो बाहर किस में पल रहे हैं, सरोगेसी मंत्र के अंदर पल रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि एक टाइम में जो एक बछड़ा हमको मिल रहा था, अब एक टाइम में क्या मिल रहा है, हमको 8 बछड़े मिल रहे हैं। आई बात समझ में? तो ऐसा है, पशु को या तो सर्वोत्तम सांड अथवा कृत्रिम विरेचन द्वारा संगमित कराया जाता है, जिससे कि क्या होगा, जब जायगोट बन जाएगा तो जायगोट के बाद एम्ब्रियो को 8 से 32 कोशिका वाली अवस्था में क्या किया जाता है, बिना शल्य क्रिया के निकाल करके दूसरी गाय के अंदर डाल दिया जाता है। निषेचित अंडे को बिना शल्य क्रिया से प्राप्त कर प्रतिनियुक्त मादा, जिसको सरोगेसी मंत्र बोलते हैं ना, में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आनुवांशिक मादा मतलब हमारी जो वो गाय थी ना, जो कि जिसकी नस्ल अच्छी थी, उच्च अंडोत्सर्ग के दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है, मतलब वो वापस क्या करने लग जाती है, ओवम का प्रोडक्शन करने लग जाती है। यह प्रौद्योगिकी गो पशु भेड़ खरगोश भैंस घोड़ी आदि में प्रदर्शित की जा, ठीक है। तो ये क्या थी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्निक। तो हमने एनिमल ब्रीडिंग को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। और आपको ये जो टॉपिक है ना एनिमल ब्रीडिंग वाला समझ भी आया होगा, आपको मजा भी आया होगा। और ये जो मैं मजा है, ये जो मजा है ना, वो मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। ठीक है, ये डायलॉग आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। हाँ तो देखो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, अरे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है किसके लिए, शहद के लिए और उनसे मिलने वाले मोम के लिए। तो शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते का रख रखाव ही क्या है, मधुमक्खियां मौन पालन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एपिकल्चर। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है और एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार तथा औषधियों की देसी प्रणाली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती है ना, इनमें आज भी क्या किया जाता है कि इन आयुर्वेदिक दवाइयों में कहीं कहीं पर शहद का उपयोग किया जाता है। और जब किसी को खांसी हो जाती है तो खांसी में भी, और खांसी में भी ये जो शहद है ना एक अच्छा क्या बोलता है, मेडिसिन की तरह काम करता है। मधुमक्खियां मोम भी पैदा करती है, जिसका कांतिवर्धक, कांतिवर्धक समझते हो आप, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए यूज में आते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या कांतिवर्धक वस्तु तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश करने वाले उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है। शहद को बढ़ती मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए क्या किया है, बाध्य किया है। ये उद्योग चाहे यह उद्योग चाहे लघु अथवा वृहद पैमाने का ही क्यों न हो, एक आयजनक व्यवसाय, मतलब इससे एक अच्छी खासी इनकम हो सकती है मधुमक्खी पालन से। और ये कोई ज्यादा ऐसे प्रोसेस वाला काम भी नहीं है जिसमें आपको ज्यादा कुछ सीखना पड़ता है, ज्यादा कुछ खर्च आता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जहाँ जंगली झाड़ियाँ जहाँ जंगली झाड़ियाँ फलों के बगीचों तथा लहलाती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चरागाह हो, वहां किया जा सकता है, वहां पर इन मधुमक्खियों को पाला जा सकता है। अब इनको फसलों के फसलों के आसपास ही क्यों किया जाता है इसको, अरे जब मक्खियां उड़ेंगी तो वहां से वो क्या करेंगी, उन फसलों से नेक्टर चुराएंगी और उसी से तो फिर शहद बनता है ना। मधुमक्खी की बहुत सी प्रजातियां होती है जिन्हें पाला जा सकता है, जिसमें एपिस इंडिका अत्यंत ही सामान्य प्रजाति, एपिस इंडिका। ये जो एपिस इंडिका है ना, वो मेनली इंडिया के अंदर पाई जाती है। मधुमक्खी की एपिस इंडिका जो प्रजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया के अंदर। मक्खी के छत्तों को किसी के घर के आंगन तथा बरामदों अथवा यहाँ तक कि किसी छत पर भी रखा जा सकता है। मधुमक्खी पालन में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती, बस थोड़ी बहुत आपको टेक्निक्स इसके बारे में पता होनी चाहिए। वो टेक्निक्स क्या क्या है,
मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए कोई विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे आपने मधुमक्खियों को पाल तो लिया, लेकिन आपको उनके व्यवहार के बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको ही काट ले। तो इसके लिए पूरी का पूरा क्या होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे इनको, इनके व्यवहार के बारे में, इनका ये कब उग्र हो सकती है, कब शांत रहती है, तो वो सब चीजें। तथा कई संगठन इस पालन की शिक्षा प्रदान करते हैं। सफल मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित बिंदु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला, मधुमक्खी की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। इससे अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि वो कब उग्र हो सकती है, तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। मधुमक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, कहाँ पर रखा जाए। मान लो कि आपने ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर मधुमक्खियों को नेक्टर ही नहीं मिल रहा है, तो वो शहद भी नहीं बनाएगी। मधुमक्खी के समूह को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखना। आपने छोड़ तो दिया उनको, लेकिन आपको यही टेक्निक पता नहीं कि उनको वापस कैसे लाना है। विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंधन, शहद तथा मोम का रख रखाव तथा एकत्रीकरण, ये सारी की सारी चीजों जो है वह मधुमक्खी पालन के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्या देखा हमने, मधुमक्खी पालन देखा, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें इसके बारे में लिखी हुई थी। आगे है मत्स्य। मत्स्य की मतलब फिशरी, जिसमें मछलियों का पालन किया जाता है। मत्स्य की एक प्रकार का उद्योग है। मत्स्य एक प्रकार क्या है, उद्योग है, जिसका संबंध मछली तथा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़े आहार एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली मछली उत्पादक तथा अन्य जलीय जीवों जैसे कि झींगा, प्रोन, क्रेब, लोबस्टर तथा ऑयस्टर आदि पर क्या है, आश्रित है। आज भी कुछ ऐसे शहर जो कि क्या रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, वो मछलियों को और जलीय जीवों को मार करके क्या करते हैं, खाते हैं और उनका शिकार करके उनको बेचते हैं, जो कि एक अतिरिक्त एक प्रकार का व्यवसाय तो है। कुछ मछलियां जैसे कि कतला रोहू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कतला रोहू तथा कॉमन कॉर्प, ये एक ऐसी मछली है जो अम्लीय जल में मतलब साफ पानी में पाई जाती है। कुछ समुद्री मछलियां मतलब जो खारे पानी में पाई जाएगी, जैसे कि हिल्सा, सार्डाइन, मैकेरल और पामफ्रेट आदि भी खाई जाती है। पता लगाओ कि आपके क्षेत्र में कौन सी मछलियां का सामान्यतः खाया जाता है, नहीं पता लगाएंगे, हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है पता लगाने में। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य की का महत्वपूर्ण स्थान है। यह तटीय राज्यों मतलब जो समुद्र के किनारे आसपास में रहते हैं, विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। बहुत से लोगों के लिए यही जीविका का एकमात्र क्या है, साधन है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी सिर्फ जो आजीविका है वो सिर्फ किस पर डिपेंड है, उनकी इन मछली पालन पर और इनके मछली के बेचने पर। मत्स्य की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मत्स्य की बढ़ती मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही है। उदाहरण के लिए जल कृषि तथा मत्स्य पालन के द्वारा हम लवण तथा लवण जलीय पादप तथा जंतु के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब एक नाम आया यहाँ पर जल कृषि और एक नाम आया मत्स्य। तो मत्स्य का संबंध किससे, मछली मछली पालन से और उनके बेचने से, सिंपल सा मेथड, सिंपल सी बात है। जल कृषि में क्या आता है, जल कृषि में सभी समुद्री जीव जैसे कि प्लांट्स भी हो सकते हैं उसमें, और मछली के अलावा अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं, जिनसे जिससे कि क्या होते हैं, मानव को लाभ पहुंचता है। तो जल कृषि के अंदर कौन आ गया, जलीय प्लांट्स भी आ गए और जलीय जीव भी आ गए, उसमें मछली भी शामिल है और अदर एनिमल्स भी शामिल है। लेकिन जब जनरली मत्स्य की बात करते हैं ना, फिशरीज की बात करते हैं, तो उसमें किसको शामिल किया जाता है, मछली को। मत्स्य पालन तथा जल कृषि के मध्य पाए जाने वाली विभेद का पता लगाओ, बता दिया मैंने क्या अंतर है दोनों में। इससे मत्स्य उद्योग विकसित हुआ है तथा फला फूला है, जिससे सामान्य देश को तथा विशेषतः किसानों को काफी आमदनी हुई है। अब हम नीली क्रांति की बात करने लगेंगे। जैसे कि जो मत्स्य उद्योग में जो क्रांति आई ना, उसको किस नाम से ज्यादा जाना जाता है, नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति की बात, इस पर भी वही बातें लागू होती। हरित क्रांति के बारे में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग वाला जो अगला हमारा जो पार्ट है ना, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारा जो जूलॉजी वाला जो पोर्शन है ना, वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या समझाऊंगा कि जो प्लांट ब्रीडिंग है उसकी हेल्प से अलग अलग जो वेराइटीज है, प्लांट्स की अलग अलग वेराइटी कैसे तैयार की गई
और जो प्रोडक्शन है, पादपों से मिलने वाला जो प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया गया। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हो। तो ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू वेरी मच।